बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसकी एक चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए बुक से और इसके स्टेटमेंट को रीड करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, हाउ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफायर। लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हमने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी थी, पहले लेक्चर के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसको लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। जबकि एंगुलर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड by an image with optical instrument to angle subtended by the object with naked eye। उसको हमने m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा से लिखा था। अब कॉन्वेक्स लेंस किस तरह मैग्नीफायर के तौर पर या मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स लेंस को जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ की इन साइड पर हो तो वो एक इनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाता है, जिसको हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। किसने इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसकी इन साइड पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो मेरे पास इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। यहाँ से लाइन स्ट्रेट जाएगी, इधर बेंड हो जाएगी। जो लाइन सेंटर ऑफ द लेंस से गुजरेगी वो बेंड नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हमें ऐसे लगेगा ये लाइंस यहाँ कहीं से इकट्ठी होकर आ रही इधर से। तो ये जो आपके पास एक इमेज बनेगा इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का, एक लार्ज इमेज, ये आपको दिखाई देगा। ये लाइंस यहां से आती हुई दिखाई देंगी, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये वर्चुअल इरेक्ट, मतलब सीधा जिस सिमत में ऑब्जेक्ट है उसी सिमत में इमेज ड्रॉ होगा और एक इनलार्ज इमेज जो है वो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप कॉन्वेक्स लेंस को एज मैग्नीफायर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि छोटे से ऑब्जेक्ट को लार्ज इमेज की शक्ल जो है वो इसने दे दी। और इससे पहले जो मैंने दो डेफिनेशन बोली वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है, लीनियर मैग्निफिकेशन की और एंगुलर मैग्निफिकेशन की। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन के अंदर बोली थी, वही आप अगेन लिखेंगे। और रिजॉल्विंग पावर होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो पावर जिससे वो दो पॉइंट्स के दरमियान में क्लियरली डिफरेंस बता सके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को शो करे, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन ये बोलते हैं, resolving power of an instrument reveals the minor detail of the object, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो छोटी से छोटी डिटेल्स को शो करना, ये आपकी रिजॉल्विंग पावर का काम होता है। फिर इसी के अंदर क्वेश्चन है, व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशंस मतलब वो हदूद क्या है जहां तक वो काम कर सकता है। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस और मिरर से मिलकर बनता है और हर लेंस और मिरर के अंदर दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट लाइट के ऊपर, डिफरेंट कलर की लाइट के ऊपर अपीयर होते हैं। उन डिफेक्ट को स्फेरिकल एबर्शन और क्रोमेटिक एबर्शन का नाम देते हैं। ये दो तरह के जो डिफेक्ट्स हैं, ये लिमिटेशन है उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड इट एडवांटेज टू यूज अ ब्लू लाइट ऑफ विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ब्लू लाइट क्यों यूज करते हैं। किसी भी माइक्रोस्कोप के केस में
किसी भी लेंस के केस में, लेंस से बनी हुई डिवाइस के केस में जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू 1/1.22 D ओवर लैम्डा। अब मुझे पूछ रहे होंगे कि सर हम यहां पर पूछ रहे थे कि ब्लू लाइट को हम क्यों प्रेफर करते हैं, तो आप रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्यों लिख रहे हैं? रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बेटे इसलिए है क्योंकि रिजॉल्विंग पावर का लाइट की वेवलेंथ के साथ एक बहुत बेसिक ताल्लुक है जो इनवर्स रिलेशन से शो होता है। और रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को शो करना, यानी छोटी से छोटी चीज को वाजे करके दिखाना। हम दो चीजों को किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इकट्ठा डिस्कस करते हैं जब भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। पहली मैग्निफिकेशन, दूसरी रिजॉल्विंग पावर। एक ऑब्जेक्ट आपने बड़ा तो कर लिया लेकिन उसकी माइनर छोटी छोटी डिटेल्स को वाजे नहीं किया गया, उसकी रिजॉल्विंग पावर बेहतर नहीं थी, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं है। इसका मतलब है हम ना सिर्फ ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं यानी बड़ा करते हैं, बल्कि उसकी रिजॉल्विंग पावर के ऊपर भी फोकस करते हैं, उसकी माइनर डिटेल्स को भी देखने की कोशिश करते हैं। और रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। और विजिबल लाइट यूज करते हैं आमतौर पर। विजिबल लाइट में जो कलर्स हैं उनकी कोडिंग को याद करने के लिए हम इस तरह से बोलते हैं विबग्यूर के नाम से। अब इस रेड कलर की लैम्डा जो है वो विजिबल लाइट में सबसे मैक्सिमम है और वायलेट की लैम्डा जो है वो सबसे मिनिमम है। इस तरफ आप आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो नॉर्मली हम जो कलर यूज करते हैं उसमें रेड है, ब्लू है, तो रेड की निस्बत ब्लू की वेवलेंथ कम है। ब्लू की वेवलेंथ कम होने की वजह से ब्लू लाइट से बनाए गए इमेज की रिजॉल्विंग पावर बेहतर होगी, इसलिए हम ब्लू लाइट को प्रेफर करते हैं। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर था कि हम ब्लू लाइट को क्यों यूज कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है और इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन। द इमेज सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस, व्हाई इज दिस सो? बेटे जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो लेंस से मिलकर बनता है या मिरर से मिलकर बनता है, तो उसमें मिरर की क्वालिटीज और लेंस की क्वालिटीज की बेस पर उसकी प्राइस होती है। अगर एक ने सस्ती माइक्रोस्कोप ली है तो इसका मतलब है उसने उसमें इस्तेमाल होने वाले लेंस की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, वो भी चीप है। जब लेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि जब वाइट लाइट उसके ऊपर फॉल की जाएगी तो वाइट लाइट को एक जगह पर फोकस करके इमेज ड्रॉ करने की बजाय वो उसको डिफरेंट जगहों पर फोकस करेगा, जिससे वाइट लाइट के अंदर जितने कलर्स हैं जब वो अलग अलग जगहों पर जाके फोकस होंगे तो कलर एजेस जो हैं वो अपीयर होंगे एज कंपेयर टू द ब्राइट एजेस। तो इस प्रोसेस के अंदर लेंस ने क्या किया, लेंस ने जो भी लेंस उसके अंदर माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल हुआ था उस लेंस के अंदर जब लाइट वाइट लाइट आकर फॉल करती है, ये वैसे मेरे पास रेड कलर है, मैं व्हाइट लाइट किसको कंसिडर करता हूं, ये व्हाइट लाइट जैसे फॉल करेगी तो ये डिफरेंट कलर्स डिफरेंट जगहों पर जाके फोकस होंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनने वाले इमेज में हर कलर अलग अलग अपीयर होगा, तो कलर्ड एजेस जो हैं वो अपीयर हो रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबर्शन। ये क्रोमेटिक एबर्शन है लेंस की जो कि चीप माइक्रोस्कोप के अंदर अपीयर होती है, इसलिए चीप माइक्रोस्कोप से बनने वाले इमेज जो हैं वो कलर्ड एजेस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद हमने करना है, इफ अ पर्सन वर लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट फुल मून, अगर एक बंदा टेलीस्कोप से चांद को देख रहा है, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज बाय कवरिंग द हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर उसका ऑब्जेक्टिव लेंस हाफ कवर कर दिए जाए तो मून की अपीयरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? बेटे टेलीस्कोप में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी दूर होना चाहिए, जस्ट लाइक मून ही है। जब मून को आप देख रहे होंगे कि अगर आप चांद को टेलीस्कोप से देख रहे हैं और आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने आधा लेंस कवर कर दिया किसी ने हाथ रख के, तो मून की अपीयरेंस पर यानी चांद के देखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो मैग्निफिकेशन है
मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये हमारे पास जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को आधा कवर कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फोकल लेंथ पर फर्क नहीं पड़ेगा तो उसकी अपीयरेंस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, चेंज आएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, कम लाइट इंटर होगी। जब कम लाइट इंटर होगी तो वो जो आपके पास मून है वो आप क्लियर नहीं बन रहा होगा। समझ लें कि उसका इमेज जो है वो ब्राइट नहीं बन रहा होगा। ये चीज़ मैंने टेलीस्कोप वाले टॉपिक में डिस्कस भी की थी कि हम उसका डायामीटर लार्ज रख के ज़्यादा लाइट इंटर करते हैं, लेकिन डायमीटर को हाफ कवर करने से फोकल लेंथ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इंटर होने वाली लाइट कम हो जाएगी जिससे ब्राइटनेस पर फर्क पड़ेगा, मून की अपीयरेंस चेंज नहीं होगी। इसके बाद बेटे हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 आपने करना है। अ टेलीस्कोप इज मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप एक है। 10.3 न्यूमेरिकल, टेलीस्कोप की ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर जबकि आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हमने इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्टिव टू आई पीस, यानी 20 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटे इसकी मैग्निफिकेशन 4 आ जाएगी। ये इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूले से हमने उसको निकाल लिया। अब उससे अगला क्वेश्चन आपने करना है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10.8। An astronomical telescope having the magnification power is 5 consists of two thin lenses 24 centimeter apart. Find the focal length of lenses. lenses की focal length को हमने जज करना है, जबकि astronomical telescope की magnification power दी हुई है 10.8, magnification power is 5 and length of telescope is 24 centimeter. We know that कि magnification is FO over FE, और अगर हम इधर को मल्टीप्लाई करें तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा FO डिवाइडेड बाई FE। FO इज इक्वल टू 5 FE के बराबर बच्चों आ जाएगा। जबकि इसके अंदर हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखें तो होता है FO प्लस FE। तो FO की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो 5 FE प्लस FE इज इक्वल टू 24। तो बेटे ये आ जाएगा 6 FE इज इक्वल टू 24। FE की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 6। 6 4 ज़ा 24, तो आई पीस की फोकल लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जबकि इसकी वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ जाएगी 5 × 4 यानी 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो अपने फाइंड करनी थी, जबकि मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है ये आपको गिवन थी। ये न्यूमेरिकल्स जो थे वो हमने करने हैं। इसके जो 2 न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड थे टेलीस्कोप से वो किए, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे वो किए। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।